कक्षा 8 हिंदी चैप्टर चौथा यानी लेसन चौथा युगों का दौर। अब इसके अंदर है कि सोंग वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारत में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद सोंग वंश का जन्म हुआ था। इस वंश का शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मेनांडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु हार गई। तो अब है मेनांडर कौन था? मेनांडर सोंग वंश का शासक था। उस पर भारतीय चेतना और वातावरण का खूब प्रभाव पड़ा और इस कारण से वह बौद्ध धर्म बन गया। बाद में वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बौद्ध आख्यानों में उसकी प्रसिद्धि एक संत के रूप में हुई। यूनानियों के भारतीयकरण की झलक हमें कैसे मिलती है? तो भारत में मध्य प्रदेश के पास एक बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है और वह एलिंदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके ऊपर संस्कृत का एक लेख खुदा है, उसी से हमें यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्कृतियों एवं दूसरे को कैसे प्रभावित करती थी। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ दुनिया के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह अनेक देशों से आने वाले लोगों का मिलन स्थान बन गया और यहाँ भारतीयों की भेंट सिदियनों, यूइचियों, ईरानियों और बाखानी यूनानियों और तुर्कों और चीनियों से होती थी। इस प्रकार यही विभिन्न संस्कृति में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के महान व्यक्ति थे और वह बौद्ध धर्म तथा भारतीय दर्शन के बड़े महान विद्वान थे। उन्होंने महायान और हीनयान के विवाद में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उन्हीं के प्रयासों से महायान की विजयी हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध थे और यह धर्म महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बंटा था। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ? गुप्त साम्राज्य का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए और यह शासक युद्ध और शांति कलाओं में सफल हुए। भारत में आने पर आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया? भारत में आने पर आर्यों ने भारत को आर्यावर्त नाम दिया। उस समय भारतवर्ष के सामने यह समस्या थी कि यह नई जाति और संस्कृति के बीच तालमेल कैसे किया जाए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इनके शासन में अनेक साहित्य कला का विकास हुआ था और अनेक शासन और अत्यंत शक्तिशाली सुसंस्कृत था। गुप्त वंश ने भारत में कब से कब तक शासन किया? उनका शासन कैसा था? गुप्त वंश ने भारत में चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर के लगभग 150 वर्षों तक शासन किया और शासन अत्यंत शक्तिशाली समृद्ध था। गौरे हुन कौन थे? तो गुप्त वंश में मध्य एशिया से आए नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, तो वे गौरे कहलाए। उसके सरदार मेहिरगुल थे। गौरे हुनों के सरदार मेहिरगुल ने बालादित्य के साथ कपट कैसे किया? तो गौरे हुनों के सरदार मेहिरगुल भारत में आक्रमण करके लूटमार कर रहा था। उससे तंग आकर गुप्त के शासकों ने यशोवर्धन के नेतृत्व में अनेक संगठित होकर उन पर आक्रमण कर दिया और मेहिरगुल को बंदी बनाकर गुप्त वंश के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदार होकर उसे भारत से लौट जाने के लिए दिया और मेहिरगुल ने इसके बालादित्य पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। अब है हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन कनौज का एक राजा था। वह कट्टर बौद्ध था। उसकी मृत्यु कब हुई? तो वह कवि और नाटककार था। उस दरबार में अनेक कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था और उसकी मृत्यु सन 648 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युआन त्सांग भारत कब आया? तो ह्युआन त्सांग सन 669 ईस्वी में भारत आया और वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। कैसे? तो उज्जैन राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में
अनेक कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था और वह संप्रदाय किया था समय समय पर अपनी राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता रहता था। इस प्रकार उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। दक्षिण भारत की समृद्धि का वर्णन करो। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समृद्धि व्यापार के लिए विशेष प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के भारत की स्थिति कैसी थी? तो लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत अवनति की चरम सीमा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। इतिहास के सर्वेक्षण से क्या संकेत मिलता है? इतिहास के सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि भारत में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में अधिक, और यह धारणा संदेह युक्त है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन उस समय देश की अवनति का प्रकाष्ठा पर था। भारतीय रंगमंच पर टिप्पणी कीजिए। या भारतीय रंगमंच कैसा था? भारतीय रंगमंच अपने मूल संबंध विचारों और अपने विकास में पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसे मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों से हुआ था जिनका एक सीमा तक नाटकीय था, और रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। इससे ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का वर्णन किया है। नाटक परंपरा का वर्णन कीजिए। सबसे पहले ऋग्वेद की ऋचाओं में नाटकीयता का वर्णन आता है और रामायण और महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। यह पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण के विद्वान पाणिनि के कुछ नाट्य का वर्णन किया। नाट्यशास्त्र में रंगमंच कला एक रचित रचना है और संस्कृत नाट्य ईस्वी पूर्व में 3वीं शताब्दी तक विकसित हो चुका था। अब तक संस्कृत नाटक में सबसे प्राचीन नाटक असव घोष के कालिदास के संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उनका शकुंतला नाटक संसार में प्रसिद्ध है, और इसके बाद शूद्रक का मृच्छकटिक नाटक मिलता है। सन 400 ईस्वी के लगभग विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक का नाम आता है, और यह शुद्ध राजनीतिक नाटक था। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व पर नोट लिखें। संस्कृत भाषा का अत्यंत प्राचीन, अद्भुत एवं समृद्ध भाषा है। यह बहुत विकसित और अलंकृत है। इसके व्याकरण का निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसके आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और कहने का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन बहुत सार्थक एवं महत्वपूर्ण है, और इनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सका। इस प्रकार संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व तब संदेह रहेगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर एक देशभक्त थे। वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने एक स्थान पर कि मेरे देश को जानने के लिए इस युग की यात्रा करनी होगी, और जब भारत में अपनी आत्मा को पहचानात्मक भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया था। प्राचीन भारत में जहाज बनाने के उद्देश्य बहुत विकसित थे। तो प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति का था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का क्रम से वर्णन मिलता है। उनके भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलता है। 2री-3री शताब्दी के दायित्व का सिक्कों पर दोहरे पल और जहाज़ों का चिन्ह अंकित है। अजंता की गुफाओं की दीवारों और चित्रों की संख्या विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र हैं। तो इस तरह से ये 23 क्वेश्चन हैं। 23 क्वेश्चन आप करोगे, कॉपी पे लिखोगे, फिर कॉपी पे और उनको करोगे। थैंक यू।